हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है रेलवे एएलपी, रेलवे आरपीएफ और रेलवे टेक्नीशियन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी एग्जामों में फिजिक्स का एक बड़ा सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो जो आपका 100% सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यहाँ पे अधिकतम होती है पूछा गया है, पर ये पूछा गया किस रंग के लिए अधिकतम होती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल रंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए सबसे कम की बात करेंगे तो याद रखिएगा बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए फोकल लंबाई जो होती है सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, ये करते हैं मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदर्शी में और सूक्ष्मदर्शी में, तीनों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र की बात हो रही है तो ये होगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर के तौर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का ही लगाया जाता है, साइड मिरर लगाया जाता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक समस्थानिक जो है ये पोलोनियम का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ क्या कहलाती है। तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं उनको कहते हैं हम लोग वर्ग। ठीक है, इसे हम लोग समूह भी कहते हैं। याद रखिए क्या कहा जाता है, समूह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एमकेएस पद्धति से तात्पर्य है। जो एमकेएस पद्धति होती है जिसका हम उपयोग करते हैं उसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक ऐसा ही पद्धति है जिसका हम उपयोग करते हैं, इसका नाम होता है CGS, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है। तो जब हम लोग वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं तो भौतिकी के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं यांत्रिकी। ठीक है, मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है, भौतिकी में उष्मा गतिकी का अध्ययन होता है। ठीक है, मतलब उष्मा की गति संबंधी के अंतर्गत उस ऊर्जा का कार्य और उष्मा में रूपांतरण तथा इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें ताप, दाब, आयतन का संबंध भी समझा जाता है, किसमें, उष्मा गतिकी में। ठीक है, उष्मा की गति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं इसमें, उसमें उष्मा का कार्य और उष्मा में रूपांतरण, ये सब भी देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में सही विकल्प है। कार्य का सही फॉर्मूला पूछा गया है। तो कार्य का सही फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो परिभाषा है ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक है। कौन ऊष्मा का सुचालक है नीचे दिए गए में से। तो इसमें से पारद जो है जिसका फॉर्मूला होता है Hg, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवन की इकाई है। तो जीवन की बेसिक इकाई जो होती है ये होती है कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, पर कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। जो दांत का सफ़ेद वाला परत होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग गंधयुक्त सूचक के रूप में होता है। याद रखिए, गंधयुक्त सूचक के बारे में बात हो रही है तो ये होगा प्याज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है।
तो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण की बात हो रही है तो ये होता है लिटमस। लिटमस जो है प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार के भिन्न भिन्न रंग देते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लाइकेन से प्राप्त लिटमस पत्र, हल्दी और गुड़हल का फूल, ये सब प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, लिटमस जो है लाल कलर और नीला कलर, दो कलर में अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। लिटमस है, लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक रंजक होता है। ठीक है, रंग वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? अधिक ऋणात्मक तत्व की बात हो रही है तो ये होगा ब्रोमीन। ठीक है, पर याद रखिएगा सबसे अधिक जो ऋणात्मक है वो है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, पर दिए गए ऑप्शनों में फ्लोरीन नहीं है, इसलिए फ्लोरीन की जगह पर हम लोग ब्रोमीन यूज करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर सबसे कम विद्युत ऋणात्मक या सर्वाधिक विद्युत धनात्मक की बात करेंगे तो याद रखिएगा फ्रांसियम। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात हो रही है तो यहाँ पर एसएन, ठीक है, स्ट्रोंशियम। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड उन ऑक्साइड को कहते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अम्ल एवं क्षार दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और कुछ तत्व जैसे तांबा, जिंक, टीन यानी कि एसएन जो ऑप्शन में भी है, लेड, एल्युमिनियम, बेरिलियम, ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑप्शनों में से याद रखिएगा तांबा, जिंक, टीन, लेड, एल्युमिनियम और बेरिलियम। अगला है धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिए संक्रमण धातु की बात हो रही है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, संक्रमण धातु के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, संक्रमण धातु रासायनिक तत्व की वह श्रृंखला है जो आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 के बीच में आते हैं। ठीक है, इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आदि श्रृंखला के तत्व शामिल किए जाते हैं। परमाणु संख्या 13, फिर 21 से 23, 30, 39 से 48, 57, 72 से 80 और 89, 104 से 112 वाला रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम शॉर्टकट में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है, तो निष्क्रिय गैसों का वर्ग कौन सा है? यह है वर्ग 18। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे आखिरी में एक वर्ग होता है जिसको हम लोग वर्ग 18 कहते हैं। ये होता है संक्रमण तत्व। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। तत्वों के बाह्य कोश में विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं। याद रखिएगा, तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले जो परमाणु होते हैं ये व्यवस्थित होते हैं। तो ये व्यवस्थित होते हैं समूह में, परिवार में और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। समान गुण वाले तत्व के आवर्ती पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जो समान गुण वाले तत्व होते हैं इनके आवृत्ति और पुनरावृत्ति को आवर्तिता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या है, तो पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कुल कितनी है? 6। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। परमाणु क्रमांक 3 का तत्व स्थित है, तो परमाणु क्रमांक जो 3 का तत्व है ये स्थित है एस ब्लॉक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई होती है दूरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है ये मात्रक है विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं की बात हो रही है, तो समय का मात्रक नहीं है तो ये प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है।
पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। ठीक है, देखिए नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक पारसेक या लंबन सेकंड को मापने के लिए मापने के तरीके के कारण 3.26 प्रकाश वर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि समझ लीजिए 3.26 प्रकाश वर्ष में जितना प्रकाश के द्वारा दूरी तय की जाएगी उसे हम लोग कहते हैं पारसेक। अगला सवाल है, आखिरी सवाल आज का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड, हम लोगों ने 30% किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप का और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।